यूपी में बीजेपी के महामंथन का दूसरा दिन है और प्रदेश मुख्यालय पर चल रही ये बैठक आगामी चुनावों को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष तमाम दिग्गज नेताओं से बात कर रहे हैं। इस बैठक में कई सांसद और विधायकों को भी बुलाया गया है। खबर है कि संगठन और सरकार के कामकाज और दोनों के बीच समन्वय को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र की समस्या और उसके समाधान, आने वाली परेशानियों को लेकर भी पूछा जा रहा है। हालांकि अहम बात है कि इस बैठक से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगभग 5 घंटे बाद बैठक में पहुंचे। तो बीजेपी के महामंथन का आज दूसरा दिन है। लखनऊ में लगातार मैराथन बैठक चल रही है, ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर बैठक चल रही है। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, यानी तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से मिले बीएल संतोष। कल सीएम योगी और बीएल संतोष के बीच में मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग को लेकर जब एबीपी गंगा ने वहां मौजूद नेताओं से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए सुनवाते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा का कार्य किया, एक तो उसकी समीक्षा की है और तीसरी लहर यदि आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और उसकी तैयारी के लिए भी योजना बनाई है। नहीं, ये शेड्यूल है मेरा, बल्कि इस बार लेट हुआ, महीने में 2 बार हम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कोई बात हो रही है। महामंत्रियों और क्षेत्रीय अध्यक्ष के बाद बैठते थे, इस बार लेट हुआ। बीजेपी 12 महीना चुनाव की तैयारी में, बाकी दल जब चुनाव आते हैं तो अपनी गतिविधियाँ तेज करते हैं, लेकिन बात बीजेपी तो हमेशा इसी काम में लगा रहता है। आप देखे होंगे कोरोना काल में सारे दल के नेता क्वारंटाइन थे। एक बीजेपी थी जो पूरे क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता ढूंढकर सेवा कर रहे, तो हमारा अहिर्निश चलने वाला एक काम था। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। तो 2022 300 पार। अरे मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। 9 में आप लोगों को नहीं बुलाया गया तो संगठन कोरोना से कैसे निपटेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है वो मंत्रियों के साथ अलग बैठते हैं और सतत तो हर समय वो बैठ कर उन्होंने चर्चा करी है मंत्रियों के साथ में, अलग भी चर्चा की है और साथ में मंत्रिमंडल के साथ भी हम लोग की चर्चा होती है। मंत्रियों के साथ में अलग चर्चा होती है, अधिकारियों के साथ में अलग चर्चा होती है। मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि यहाँ की कोरोना की बैठक हुई और कोरोना को लेकर बातचीत हुई, लेकिन आपको सरकार में जो जिससे कोरोना से निपटना है, कोरोना के लिए आप लोगों को बुलाया तक नहीं जाता है, तो संगठन में बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा संदेश? आप गलत कर रहे हैं। हर क्षण जो है प्रतिदिन हर मंत्री का जब भी होता है माननीय मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों से संवाद होता है। उत्तर प्रदेश में संवादहीनता का भाव कभी नहीं रहा। सर एक सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार पे बात हुई, मंत्रिमंडल को बड़ी टक्कर विपक्ष से मिली, मंत्रिमंडल विस्तार पे संगठन की बैठक एक तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार पे बात हुई, मंत्रिमंडल विस्तार मैंने जितना बताया कोरोना संक्रमण कैसे नियंत्रित हो, इसी संदर्भ कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय है। कोई यूपी चुनाव 2022 के चुनाव को लेकर नहीं, जाहिर सी बात है बैठेंगे तो तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन इससे मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पे रोकथाम, क्षेत्रों में जाके अच्छी तरह से काम करना, आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे कहाँ पे कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे सामान्य विषय होते हैं जिनकी हम लोग सूचना देते हैं। शर्मा जी, जब कोरोना से निपटने के लिए टीम 9 में आप लोगों को नहीं बुलाया गया तो संगठन कोरोना से कैसे निपटेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है वो मंत्रियों के साथ अलग बैठते हैं और सतत तो हर समय वो बैठ कर उन्होंने चर्चा करी है मंत्रियों के साथ में, अलग भी चर्चा की है और साथ में मंत्रिमंडल के साथ भी हम लोग की चर्चा होती है। मंत्रियों के साथ में अलग चर्चा होती है, अधिकारियों के साथ में अलग चर्चा होती है। हर मंत्री को अलग अलग जिलों का प्रभार मिला हुआ है और हर मंत्री बड़े मेहनत के साथ अपने जिलों को मॉनिटर कर रहा है
वहाँ पे सघन प्रवास भी करता है, अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी, जो ये कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि ये जो बैठक लगातार हो रही है, कल से ही ये जो मैराथन बैठकें लखनऊ में चल रही हैं, इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अब 2022 नजदीक है। उससे पहले क्या कुछ रणनीति बन रही है, इन तमाम चीजों को लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, अभी जो बैठक चल रही है, फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है अंदर से? संतोष और राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल के साथ बैठक समाप्त हो चुकी है और अब स्वतंत्र देव सिंह, बीएल संतोष और सुनील बंसल के साथ बैठक चल रही है। बीच में स्वतंत्र देव सिंह निकल गए थे, 5 घंटे के बाद स्वतंत्र देव सिंह आए थे। चूंकि जब भी योगी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक हुई, जितने भी मंत्री मौजूद रहे, लगभग सवेरे से ये मीटिंग शुरू हुई। केशव मौर्य मौजूद थे, दिनेश शर्मा मौजूद थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, सतीश द्विवेदी थे, सिद्धार्थ नाथ सिंह थे, अनिल राजभर थे, महेंद्र सिंह थे, श्रीकांत शर्मा थे, रमापति शास्त्री थे, गुलाबो देवी थी। इन सभी की जब बैठक बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और सुनील बंसल के साथ, यानी सरकार और संगठन के बीच जब बैठक चल रही थी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नहीं थे। जब बैठक खत्म हुई इन सभी की मंत्रियों की बीएल संतोष के साथ, उसके बाद से स्वतंत्र देव सिंह जो 1 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से दूर अपने घर गौतमपल्ली पर बैठे हुए थे। सुबह 9:30 बजे से ये मीटिंग चल रही थी और लगभग 5 घंटे की मीटिंग के बाद उन्हें बुलाया गया। आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि स्वतंत्र देव सिंह की गैर मौजूदगी में संगठन और सरकार के बीच में कौन सी वार्ता हो रही थी। आखिर बीएल संतोष को क्यों नहीं जरूरत पड़ी कि स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया जाए, जब उनके संगठन महामंत्री सुनील बंसल को बैठक में बुलाया जा सकता है, उन्हें रखा जा सकता है, उनकी राय ली जा सकती है। तो प्रदेश अध्यक्ष अगर पार्टी ने इतने बड़े सूबे की जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह को दी है, तो आखिर संगठन और सरकार के बीच समन्वय की वो कौन सी वार्ता है, वो कौन सी मीटिंग है, वो कौन सी बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अनुपस्थित रहे। आखिर 1 किलोमीटर की दूरी पर गौतमपल्ली अपने आवास पर, सरकारी आवास पर बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब योगी सरकार के मंत्री बीएल संतोष से मिलकर जाए। एक एक करके बीएल संतोष ने सबसे फीडबैक लिया। आखिर संगठन के मुखिया होने के नाते स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में क्यों नहीं मौजूद थे। एबीपी गंगा ये बड़ा सवाल करता है और जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि संगठन और सरकार के बीच की ऐसी कौन सी वार्ता हो सकती है। ऐसी वार्ता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष होंगे, महेंद्र पांडे थे, केशव मौर्य थे, अगर हम कहें तो कलराज मिश्रा से लेकर एक लंबी फहरिस्त होगी। जब भी सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में, सरकार और संगठन के बीच की कोई ऐसी प्रदेश अध्यक्ष के बगैर हो, ये संभव नहीं है। ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ऐसे में है कि क्या स्वतंत्र देव सिंह के कामकाज से पार्टी हाईकमान नाराज है? क्या बीएल संतोष नाराज हैं? राधा मोहन सिंह नाराज हैं? क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा? स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर भरोसा नहीं रहा? क्या स्वतंत्र देव सिंह हटाए जा सकते हैं? क्या उनको ये बात नहीं समझनी चाहिए थी कि क्या? बिल्कुल वीरेश, देखिए आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका अनुपस्थित रहना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है। शुक्रिया आपका वीरेश तमाम जानकारी के लिए। और यूपी के नए डीजीपी के लिए तलाश शुरू हो गई है। दरअसल वर्तमान डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आ रही है, नए डीजीपी को लेकर तमाम नाम चर्चा में आ गए हैं। हितेश चंद्र अवस्थी को सरकार की तरफ से सेवा विस्तार दिए जाने की संभावना भी नहीं नजर आ रही है, जिससे किसी दूसरे आईपीएस के डीजीपी के पद पर ताजपोशी की सुगबुगाहट शुरू हो गई हो। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से यूपीएससी को डीजीपी के लिए चुने गए आईपीएस अफसरों की लिस्ट भेज दी गई है। अब यूपीएससी की कमेटी इस लिस्ट में शामिल सभी अफसरों के नाम पर मंथन करेगी। कमेटी में भारत सरकार के गृह सचिव भी शामिल होते हैं। कमेटी अधिकारियों की लिस्ट से 3 नाम फाइनल करके प्रदेश सरकार को भेजेगी, जिसमें से नए डीजीपी के लिए एक अधिकारी का नाम चुना जाएगा।
पंचायत चुनावों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पदों को लेकर जंग शुरू हो गई है। गाजियाबाद में एक दूसरे के सदस्यों की जोड़तोड़ का खेल भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के सहारे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हथियाना चाहती है। ये हाल गाजियाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जहां लोकदल का प्रभाव है। लोकदल का मकसद केवल और केवल बीजेपी के बढ़ते कदम को आगे रोकने का है, लेकिन बीजेपी नेताओं को विश्वास है कि उनका उम्मीदवार दूसरे दलों के सदस्यों को तोड़कर बहुमत हासिल कर लेगा और गाजियाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी उनकी होगी। तो आपको बता दें, अब जिला अध्यक्ष को लेकर जोड़तोड़ शुरू हो चुका है। जिला अध्यक्ष को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और यही कोशिशें गाजियाबाद में भी होती हुई नजर आ रही हैं। लोकदल यहां पर जरूर अपने सियासी पांव एक बार फिर से जमाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि अब जिला अध्यक्ष उनके उम्मीदवार बने, इसके लिए तमाम रणनीति बनाई जा रही है, कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हालांकि तमाम राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी ही पार्टी से चुने जाएं और इसीलिए अब जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। यूपी में आज से सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। यूपी सरकार ने अगले 2 महीनों में 3 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। जून महीने में 1 करोड़ और जुलाई में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों में वैक्सीनेशन 18+ के लोगों का शुरू हो चुका है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, इन तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। योगी सरकार जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को पूरा करना चाहती है और जल्द से जल्द तमाम लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना चाहती है और यही वजह है कि अब तमाम जिलों में शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन। अब ये आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लखनऊ, काशीपुर, हमीरपुर, बरेली, पीलीभीत, कानपुर, यहां पर भी वैक्सीनेशन लगातार जारी है और लोग भी अब बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी 8 और तस्वीरें आपके सामने हैं। सोनभद्र, इटावा, बागपत, सीतापुर, चंदौली, बरेली, पीलीभीत और हमीरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन लगातार यही अपील सरकार की तरफ से की जा रही है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं और जब आपका नंबर आए तभी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। यूपी सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत कानपुर में 2 सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ऐसे में सरकार का पूरा जोर है टीकाकरण को गति देने का। टीकाकरण को गति देने के लिए सरकार ने आज से एक नया अभियान शुरू किया है। 12 साल से जो बच्चे कम हैं उनके अभिभावकों को टीका लगाया जाएगा। कानपुर की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य जून में रखा गया है और कानपुर का लक्ष्य 4 लाख का है। अगर इस विशेष अभियान की बात की जाए तो आज से कानपुर में 2 जगह इसकी शुरुआत हो रही है, एक मेडिकल कॉलेज में और दूसरा CSC किदवई नगर में। तमाम लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। युवाओं में ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। 90% का रेट है युवाओं में टीकाकरण को लेकर के और 45+ के जो लोग हैं वो 70% टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। आज इस वैक्सीनेशन सेंटर में 100 लोगों को, ऐसे लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा जिनके बच्चे 12 साल से नीचे होंगे। उनके लिए विशेष अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हमारे साथ सेंटर के प्रभारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज से जो नई ड्रिल शुरू की गई है उसमें कितना वैक्सीनेशन होना है? आज हमारे यहाँ 3 सत्र हैं, जिनमें एक अभिभावक स्पेशल है हमारे यहाँ और एक किदवई नगर में होना है और एक 18 to 44 वाला जो है सत्र, उसमें हमारे 2 सत्र हैं। फर्स्ट डोज है और सेकेंड डोज भी है दोनों की। तो लगभग 500 टीके का टारगेट है हमारा आज
500 टीके का टारगेट है, 100 अभिभावक स्पेशल में और 200 फर्स्ट डोज सेकेंड डोज 18 to 44 वालों में। कुल मिलाकर के 500 वैक्सीन यहाँ पर लगाई जानी है। सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन को रफ्तार देने पे है और स्वास्थ्यकर्मी भी इसमें लगे हुए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के बाद सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में अगले 2 महीनों में 3 करोड़ वैक्सीन का टारगेट रखा गया है। तो टीम 9 की बैठक हुई, जिसकी बड़ी बातें ये हैं कि यूपी में पूरी तरह से दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है और आज से यूपी में कोरोना कर्फ्यू में भी छूट दी गई है। कुल 64 जिले जिनमें छूट दी गई है कोरोना कर्फ्यू से, और बाकी जो जिले बचे हैं वहां पर अभी छूट नहीं दी गई है क्योंकि केसेस 600 से ज्यादा हैं। इसके साथ ही साथ जल्द से जल्द वैक्सीनेशन अभियान जो है वो हर जिलों में शुरू हो। हालांकि आज से शुरू हो भी चुका है। 3 करोड़ वैक्सीन की बात अब कही जा रही है। 30 दिनों में 40 जिलों का भ्रमण किया, ये सीएम ने बताया। और कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। प्रियंका गांधी ने इस पोस्ट में वैक्सीन नीति वितरण पर सवाल खड़े कर दिए और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि प्रियंका ने मोदी सरकार पर वैक्सीन नीति को फेल करार देते हुए वैक्सीन की कीमतों पर भी इस पोस्ट के जरिए तीखे सवाल किए। दिल्ली एनसीआर सहित यूपी और उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जगह बारिश की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। मौसम में बदलाव पर यह रिपोर्ट देखिए। मौसम ने अचानक करवट ली तो कहीं बारिश तो कहीं आंधी तूफान ने जमकर कोहराम मचाया। कहीं पेड़ गिरने से हादसा हुआ तो कहीं सड़कें बंद हो गई तो कहीं आंधी तूफान में टेंट उखड़ गए। ये तमाम तस्वीरें अचानक बदले मौसम की तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं, जहां तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कहीं सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं पेड़ धराशायी हो गए। इस दौरान आसमान में काले बादल छाए रहे। अमरोहा में भी आंधी तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला। इस दौरान बिजली के करीब 6 खंभे टूट गए। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये तस्वीरें गजरौला थाना क्षेत्र की हैं। वहीं अचानक बदले मौसम का असर बहराइच में भी देखने को मिला। यहां तेज हवाओं के साथ आंधी चली और बारिश भी हुई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसमान में काले बादल भी छाए रहे। वहीं श्रावस्ती में आसमान में छाए काले बादल तो डराते नजर आए। कुछ देर के लिए चारों तरफ मानो अंधेरा छा गया। साथ ही यहां भी गरज और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। गोंडा में भी अचानक मौसम बदला, जिससे यहां भी आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। एक तरफ इससे लोगों को राहत मिली तो दूसरी तरफ जल भराव की भी स्थिति पैदा हो गई। वहीं वाराणसी में भी अचानक मौसम बदला, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। गोरखपुर में भी आसमान में काले बादल छाए और बारिश हुई। यहाँ तो जैसे दिन में ही अंधेरा छा गया। लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट तक जलानी पड़ी। आजमगढ़ में भी मौसम बदलने के कारण तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिली। अचानक बदले इस मौसम ने लोगों को गर्मी से तो काफ़ी राहत दी, लेकिन कई जगह जलभराव भी नजर आया। वहीं संभल में आंधी तूफान के कारण बोलेरो गाड़ी पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। यह हादसा गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में हुआ। जबकि गाजियाबाद में कल रात तेज आंधी बारिश से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के टेंट उखड़ गए। कई जगहों पर पेड़ भी गिरे, जिससे आवाजाही बाधित हुई। वहीं ग्रेटर नोएडा की ही तस्वीर कुछ अलग नहीं रही। यहां तेज आंधी तूफान से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे रास्ता बंद हो गया। वहीं पेड़ गिरने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। इस दौरान प्राधिकरण की टीम को पेड़ों को हटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। बहरहाल उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मौसम ने अचानक करवट ली है, जिसका नतीजा आंधी तूफान के साथ जगह जगह मूसलाधार बारिश देखने को मिल रहा है। वैसे मौसम विभाग ने इस तरह का अनुमान पहले ही जता दिया। अनुमान है कि आगे भी कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम बदला रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।